Going to talk about the hemostasis. Hemostasis is a combination of two words, namely hemo means the blood, stasis means to stop that blood. तो जब भी इंजरी लगती है तो वहाँ से ब्लड ooze आउट होना शुरू होता है, वहाँ पर एक प्लग बनता है जिसको फाइब्रिन प्लेटलेट प्लग कहते हैं. ये बॉडी के अंदर कैसे बनता है, लेट्स डिस्कस अबाउट इट. अच्छा, पहले तो डिस्कस कर लेते हैं कि बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो कैसे लिक्विड फॉर्म के अंदर मेंटेन रहता है. तो जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं इनके अंदर एंडोथेलियल सेल्स होते हैं. एंडोथेलियल सेल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा एडवांस्ड किस्म के होते हैं और ये कुछ एजेंट्स को रिलीज़ करते हैं. उन एजेंट्स को कहते हैं एंटी कोगुलेंट एजेंट, जो कि मेनली दो हमारे पास एंटी कोगुलेंट एजेंट्स हैं, नाइट्रिक एसिड एंड द प्रोस्टासाइक्लिन. जो हेल्दी एंडोथेलियल सेल है ये टू सब्सटेंसेस नॉर्मली रिलीज़ करती है. तो इसकी मदद से जो ब्लड है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर रहता है, या प्लेटलेट्स को एग्रीगेट होने नहीं देती हैं बेसिकली. अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके अलावा जो ब्लड वेजल्स हैं उसकी जो एंडोथेलियल सेल्स हैं वो अपने ऊपर कुछ सब्सटेंसेस को, केमिकल्स को एक्सप्रेस करती हैं, जैसे कि हेपरिन सल्फेट. हेपरिन सल्फेट जैसे बाइंड होता है एंटी थ्रोम्बिन 3 के साथ, तो ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर लेता है कोगुलेटिंग फैक्टर्स को जो कि एक्टिवेट हो चुके होते हैं और जिसका काम आगे चल के जो है क्लॉट बनाना होता है, उसको क्या करते हैं, ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं. जैसे कि थ्रोम्बिन है, फैक्टर 2 है, फैक्टर 10 है और 9 है. इसके अलावा भी हमारे पास थ्रोम्बोमॉड्यूलेटर्स होते हैं. कुछ एंडोथेलियल सेल्स जो है वो थ्रोम्बोमॉड्यूलेटर्स को एक्सप्रेस करती हैं. इनका काम क्या होता है कि ये प्रोटीन सी को एक्टिवेट करवाती हैं, और प्रोटीन सी जो है जब एक्टिवेट हो जाता है तो ये किसको डिस्ट्रॉय करता है, फैक्टर 5 और फैक्टर 8 को. तो इस तरीके से बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो नॉर्मली लिक्विड फॉर्म में अंदर रहता है, क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होती है, ना ही थ्रोम्बस बनता है, और ब्लड जो है वो इजीली मेंटेन रहता है अपनी लिक्विड स्टेट के अंदर. अब जब भी इंजरी आती है, फॉर एग्जांपल कहीं पर भी एंडोथेलियल सेल डैमेज हो जाती है, तो कुछ प्रोसेसेस स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं. पहला प्रोसेस होता है वैजोस्पाज्मिन, वैजो कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है. उसके बाद प्लेटलेट्स एग्रीगेट होना शुरू हो जाते हैं इस जगह पर, फिर एक प्लेटलेट जमा होकर फिर प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होती है. लास्ट में हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैकेनिज्म होता है वो कोगुलेशन ऑफ ब्लड होता है, जिसके अंदर 13 फैक्टर्स काम करते हैं. 1 to 13 फैक्टर्स होते हैं और आपस में इंटर रिलेट होते हैं. अगर फैक्टर 12 एक्टिवेट होता है तो वो एक्टिवेट होने के बाद फैक्टर 11 को एक्टिवेट करता है, 11 फिर 9 को एक्टिवेट करता है, फिर 10 को एक्टिवेट करता है. तो ये सारी की सारी एक कैस्केड होता है, एक आपस में जुड़ी हुई एक चीज़ें होती हैं जो कि एक्टिवेट कर दी जाती हैं, और फिर हमारा जो आखिर में क्या होता है कि फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है, और फाइब्रिन का मैश वर्क बनता है और उस प्लग पर अटैच होता है, ताकि हमारा जो प्लग है वो स्ट्रॉन्ग हो और वहाँ से जो है ब्लड जा भी ना सके, बाहर लीक ना हो. और इसके अलावा कुछ फैक्टर्स भी ये प्लेटलेट्स रिलीज़ करते हैं ताकि वहाँ पर जहाँ पर इंजरी लगी है वहाँ पर रिपेयरिंग का काम भी हो सके. तो सारा हम डिस्कस करेंगे. पहले हम बात कर लेते हैं हमारा जो मेन फंक्शन है, पहला वैजो कंस्ट्रक्शन, जिसको वैजोस्पाज्मिन कहते हैं ना. हमें तो पता है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है और PgI2 है, इसका काम क्या होता है कि ये वैजोडाइलेटर्स भी हैं, और इसके अलावा ये जो है एंडोथेलियल सेल्स, नॉर्मल हेल्दी एंडोथेलियल सेल्स रिलीज़ करते हैं ताकि प्लेटलेट्स एग्रीगेट ना हो, ये वैजोडाइलेट करते हैं. ये नॉर्मली जब भी नॉर्मल कंडीशंस होती हैं तब रिलीज़ होता है, जब हेल्दी होती है एंडोथेलियल सेल्स. मगर जब भी एंडोथेलियल सेल डैमेज हो जाती है, क्या डैमेज्ड एंडोथेलियल सेल या अनहेल्दी एंडोथेलियल सेल वो एंटी कोगुलेंट एजेंट रिलीज़ कर पाएगी? तो आंसर आएगा बिल्कुल भी नहीं. एक अनहेल्दी एंडोथेलियल सेल कभी भी जो है सेक्रीट नहीं कर पाएगी नाइट्रिक ऑक्साइड और PgI2. बदले में क्या होगा कि एक तो वैजोडाइलेटर्स जो थे वो ख़त्म हो जाएंगे रिलीज़ होना, और इसके अलावा जो इंजर्ड पार्ट है, इंजर्ड एंडोथेलियल सेल्स हैं, यहाँ पे इंजर्ड देख रहे हैं आप, तो ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज़ करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोथेलिन्स कहते हैं. अच्छा, अब एंडोथेलिन्स का काम क्या होता है, ये जाते हैं किसके पास, स्मूथ मसल्स के पास. यहाँ पे स्मूथ मसल्स के पास जाएंगे, वहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स लोकेट होते हैं. इन रिसेप्टर्स को क्या करेंगे कि इन रिसेप्टर्स को एक मैसेज देंगे, वो फिर क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे.
के। तो जो वेजो कंस्ट्रक्शन है वो 3 वजह से होती है, मेनली न्यूरोजेनिक होती है। न्यूरोजेनिक कैसे होती है कि यहाँ पे कुछ नॉसी रिसेप्टर्स है जिसको हम पेन रिसेप्टर्स कह रहे हैं ना। पेन रिसेप्टर्स के पास ये इन्फ्लामेटरी कुछ सब्सटेंसेस है। मोस्ट कॉमन हमारे पास इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस फॉर एग्जांपल हिस्टामीन है। जब ये हिस्टामीन रिलीज होना शुरू होता है इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस, तो ये नॉसी रिसेप्टर्स के पास जाता है। पहले तो ये पेन काज करवाता है, दूसरा ये कॉन्स्ट्रक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, न्यूरोजेनिक रिफ्लेक्स कॉन्स्ट्रक्शन। मायोजेनिक जो कि मसल्स की तरफ से होता है और कुछ केमिकल्स की वजह से होता है जिसको हम एंडोथेरेंस कह रहे हैं। तो ये कुछ सब्सटेंसेस हैं कि जिसकी मदद से वेजो कंस्ट्रक्शन कॉज होती है, वहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन कॉज हो जाती है ताकि ब्लड जो है ज़्यादा बाहर ना जाए। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास वेजो कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, ठीक है। दूसरा मैकेनिज्म हमारा स्टार्ट होना है प्लेटलेट एडहेशन, ठीक है। अब हमारा स्टार्ट होना है प्लेटलेट एडहेशन स्टार्ट होना है कि उस जगह पर जहाँ पर अनहेल्दी एंडोथेलियल सेल है वहाँ पर प्लेटलेट्स आके एडहेर होंगे। अच्छा, इससे पहले हम एक फैक्टर को पढ़ लेते हैं जो कि वॉन विलिब्रेंड फैक्टर है। बहुत सिंपल सा फैक्टर है ये। आप देखोगे कि ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है। ब्लड वेसल पूरी है, इसका अंदर ये हमारा एंडोथेलियल सेल्स हैं। इसके ये अनहेल्दी है, ये यहाँ से ब्रेक हो गए, यहाँ से इंजरी आई है। तो यही जो अनहेल्दी एंडोथेलियल सेल्स हैं ये एक फैक्टर को रिलीज़ करते हैं जिसको हम प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन फैक्टर को रिलीज़ करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, वॉन विलिब्रेंड फैक्टर कहते हैं। अच्छा, ये वाले जो हैं ये वॉन विलिब्रेंड फैक्टर्स हैं, ये प्रोटीन्स हैं। ये क्या करते हैं कि ये हुक करते हैं, आपस में मिलाते हैं प्लेटलेट्स को, ठीक है। तो प्लेटलेट्स का एडहेर होना इस सरफेस पर जो कि प्लेटलेट ना हो, क्योंकि वॉन विलिब्रेंड फैक्टर प्रोटीन नहीं है, वहाँ पर प्लेटलेट्स आके चिपकेंगे। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्लेटलेट एडहेशन कहते हैं, ठीक है। प्लेटलेट एडहेशन के बाद क्या होता है कि प्लेटलेट्स दोबारा आएंगे, अटैच होंगे किसके साथ, प्लेटलेट्स के साथ। तो ये वाला प्रोसेस क्या कहलाता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन कहलाता है। अच्छा, ठीक है। तो प्लेटलेट्स यहाँ से आगे हुक हो गए, ठीक है। दे हुक विद अंडरलाइंग कोलेजन, जो वॉन विलिब्रेंड फैक्टर है। नीचे से हमारे पास क्या होती है, एक अंडरलाइंग सब एंडोथेलियल लेयर होती है जिसके अंदर मोस्ट कॉमनली बहुत ज़्यादा मिकदार में कोलेजन होता है। तो इसके साथ ये हुक होती है, एक तो नीचे की तरफ से, ऊपर की तरफ से किसके साथ हुक होती है, प्लेटलेट्स के साथ हुक होती है। अच्छा, प्लेटलेट्स के पास क्या होता है, एक रिसेप्टर्स होता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 1b, जहाँ से इस रिसेप्टर्स के साथ क्या होते हैं, वॉन विलिब्रेंड फैक्टर्स बाइंड होते हैं, सिंपल। अच्छा, जैसे ये प्लेटलेट बाइंड हो जाते हैं तो ये कुछ केमिकल रिलीज़ करते हैं प्लेटलेट्स, जिसको एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट कहते हैं और थ्रोम्बोक्सिन कहते हैं, A2 और सेरोटोनिन्स कहते हैं। इनका काम हम डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। थ्रोम्बोक्सिन A2 का काम क्या होता है कि दो काम होते हैं मोस्ट कॉमनली। एक तो प्लेटलेट एग्रीगेटर होता है, ये अकेला प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं करवाता, इसके साथ ADP भी शामिल होता है, ठीक है। थ्रोम्बोक्सिन A2 प्लस ADP क्या कॉज करवाता है, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। दूसरा इसका काम क्या होता है कि वैसो कंस्ट्रक्शन कॉज करवाता है, ठीक है। यहाँ आप देखोगे कि ये जो अनहेल्दी एंडोथेलियल सेल्स हैं इन्होंने वॉन विलिब्रेंड फैक्टर्स रिलीज़ किए हैं, ठीक है। वॉन विलिब्रेंड फैक्टर्स इन्होंने क्या किया है, हुक किया है किसके साथ, प्लेटलेट्स के साथ। प्लेटलेट अब क्या रिलीज़ कर रहे हैं, थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज़ कर रहे हैं, ADP और सेरोटोनिन रिलीज़ करते हैं। अच्छा, ADP और थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या करवाते हैं, दूसरे प्लेटलेट्स को भी एक्टिवेट करवाते हैं। दूसरे प्लेटलेट को एक्टिवेट करवाते हैं तो साथ में जो भी साइड में प्लेटलेट्स होते हैं वो आके अटैच होना शुरू हो जाते हैं उस प्लेटलेट्स के साथ, ठीक है। तो प्लेटलेट्स की मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं जिसको हम फॉस्फोलाइपेज एंजाइम कहते हैं। ये ब्रेक डाउन करते हैं कि उसको आर्किडोनिक एसिड में ब्रेक डाउन होते हैं, और आर्किडोनिक एसिड किस में ब्रेक डाउन होते हैं, थ्रोम्बोक्सिन A2 के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये बाइंड होते हैं थ्रोम्बोक्सिन A2 रिसेप्टर के साथ, स्मूथ मसल्स के बाइंड होता है, फिर क्या कॉज करवाता है, वैसो कंस्ट्रक्शन कॉज करवाता है। अच्छा, अब बात करते हैं प्लेटलेट्स एग्रीगेशन की, कि जब प्लेटलेट एग्रीगेट हो जाते हैं, ठीक है, तो वो प्लेटलेट क्या सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं, मोस्टली अल्फ़ा और डेल्टा ग्रेन्यूल्स सेक्रेट करते हैं। डेल्टा ग्रेन्यूल्स के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, सेरोटोनिन, ADP और कैल्शियम,
कैल्शियम का बहुत बड़ा किरदार होता है, एडीपी का भी बड़ा किरदार होता है, सेरोटोनिन तो हमें पता है कि वैज़ो कंस्ट्रिक्शन करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। एडीपी क्या करता है, थ्रोम्बोक्सिन ए2 के साथ मिलकर प्लेटिलेट्स को, दूसरे प्लेटिलेट्स को एक्टिवेट करवाता है ताकि बहुत ज़्यादा प्लेटिलेट्स आकर उस जगह पर अटैच हों और प्लेटिलेट जो है प्लग बने। कैल्शियम का क्या रोल होता है कि ये फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन के साथ, ये प्लेटिलेट है, प्लेटिलेट की मेम्ब्रेन क्या होती है, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर कोगुलेशन प्रोसेस होता है। कोगुलेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, ये कोगुलेशन कैस्केड चलती है, इसमें 11 फैक्टर एक्टिवेट होता है और फिर 11 फैक्टर एक्टिवेट होने के बाद 12 फैक्टर एक्टिवेट होने के बाद 11 को एक्टिवेट करता है। ये सारा का सारा जो प्रोसेस है किसके ऊपर होता है, ये सरफेस के ऊपर होता है प्लेटिलेट्स की। तो प्लेटिलेट्स को हेल्प आउट करता है कैल्शियम ताकि ये होल्ड हो सके, ठीक है, होल्ड द कोगुलेशन फैक्टर्स टाइटली ऑन द फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन। अच्छा, इसके अलावा अल्फा ग्रेन्यूल्स का सेक्रेट करते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रिलीज करते हैं जो कि आगे चल के रिपेयर करवाने में भी हेल्प करते हैं उस जगह पर। एक तो कोगुलेशन फैक्टर्स हैं, ठीक है, 1 2 13 और फाइब्रिनोजिन है मोस्ट जो है इसकी तो बड़ी डिमांड है। प्लेटिलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स हैं, प्लेटिलेट्स में से कुछ ग्रोथ फैक्टर्स ड्राइव्ड होते हैं जो कि क्या करवाते हैं एंडोथेलियल को, या जो सब एंडोथेलियल है या जो स्मूथ मसल्स हैं इसको रिपेयर करवाते हैं जहाँ से ब्रेक, यहाँ से इंजरी लगी थी। अच्छा, इसके अलावा जब भी प्लेटिलेट्स स्टिक होते हैं अपनी ही सरफेस पर, मतलब अपनी ही जैसी सरफेस पर, उसको क्या कहते हैं, प्लेटिलेट्स एग्रीगेशन कहते हैं, सिंपल है। ये कुछ प्रोसेस मैंने जो है ओवरव्यू के लिए दिखाया हुआ है कि आफ्टर इंजरी पहले तो वेजल क्या हो रही है, कंस्ट्रिक्ट हो रही है ताकि ब्लड ज़्यादा ना जाए क्योंकि बहुत कीमती है ब्लड। प्राइमरी हीमोस्टेसिस होता है जिसके अंदर सिंपल सा क्लॉट बनता है, किसका, सिर्फ प्लेटिलेट्स का। अच्छा, प्लेटिलेट्स का जो प्लग होता है वो बहुत वीक होता है, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ गया ना तो फिर ये टूट जाएगा। तो इसको मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर क्या होता है, फाइब्रिन का मैशवर्क क्रिएट होता है। ये फाइब्रिन का मैशवर्क सारा सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में क्रिएट होता है जिसमें कोगुलेशन फैक्टर्स रिलीज होते हैं 1 2 जो है 1 से लेकर 13 तक क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज होते हैं और वो फिर क्या कॉज करवाते हैं आखिर में फाइब्रिनोजन को, जो कि एक सॉल्युबल फैक्टर है प्लाज्मा का, उसको इनसॉल्युबल फैक्टर में फाइब्रिन में कन्वर्ट करवा के उसको मैशवर्क करवा के उसके जो है उसकी जो मैश क्रिएट करवा के और ये अटैच हो जाता है उस प्लेटिलेट प्लग के ऊपर, ठीक है। तो ये स्ट्रांग होता है बनस्पत के सिर्फ प्लेटिलेट का प्लग। अच्छा, प्राइमरी हीमोस्टेसिस हमने बेसिकली बात भी कर ली है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इनिशियल प्लेटिलेट प्लग, प्राइमरी हीमोस्टेटिक प्लग, ठीक है। अच्छा, सरफेस स्टार्ट एक्सप्रेसिंग प्लेटिलेट्स फैक्टर विच फेवर द कोगुलेशन प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है कि जो प्लेटिलेट्स हैं अपने ऊपर ऐसे एक्सप्रेस करती हैं कुछ केमिकल्स या सरफेस के ऊपर कुछ फैक्टर्स को एक्सप्रेस करती है जो कि कोगुलेशन प्रोसेस को हेल्प करता है या कुछ जो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में हेल्प आउट करता है, ठीक है। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में क्या होता है, प्राइमरी प्लग बन गया है उसके ऊपर सेकेंडरी, उसके ऊपर फाइब्रिन अटैच हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी हीमोस्टेटिक प्लग। अच्छा, ये एक ओवरव्यू है इसका। मेन कंपोनेंट्स का हीमोस्टेसिस, ब्लड वेजल है, इंजरी लग गई, चोट लग गई, यहाँ से ब्लड आना शुरू हो गया। पहले की चीज़ क्या होगी कि वेजो कंस्ट्रक्शन होगी, उसके बाद क्या होगा कि प्लेटिलेट्स एक्टिवेट हो जाएंगे। प्लेटिलेट्स जैसे एक्टिवेट होंगे तो पहले तो जो इंजर्ड वेजल है वो क्या सेक्रेट करेगी, एक प्रोटीन जिसको वॉन विली-ब्रांड फैक्टर कहते हैं। वॉन विली-ब्रांड फैक्टर क्या करेगा, एक बेड प्रोवाइड करेगा जहाँ पर क्या अटैच हो सके, प्लेटिलेट्स एडहेयर हो सकें। तो यहाँ पर प्लेटिलेट का प्लग बन गया, ठीक है, प्लेटिलेट एडहेशन, प्लेटिलेट एग्रीगेशन हो चुकी है। सारा किसके अंदर आता है, प्राइमरी हीमोस्टेसिस के अंदर। जैसे ये कंप्लीट हो जाती है तो फिर कोगुलेशन कैस्केड स्टार्ट होती है जिसके अंदर 1 2 13 फैक्टर एक्टिवेट होकर आखिर में क्या बनाते हैं, फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करते हैं फाइब्रिन के अंदर। फाइब्रिन क्या करवाता है, एक ब्लड का क्लॉट बनवाता है उसके ऊपर, प्लेटिलेट प्लग के ऊपर, वो स्ट्रांग होता है। और अच्छा, इसके अलावा जब ये बन जाता है फिर रिपेयर हो जाता है, सारा कुछ जो इंजरी है रिपेयर हो जाती है। इसके बाद क्या होता है कि उसको भी ख़त्म होना है, ज़ाहिर है अगर ये ख़त्म नहीं होगा तो थ्रोम्बस कॉज हो सकता है, ठीक है। थ्रोम्बस के अलावा भी अगर ये थ्रोम्बस इतनी जगह से चला गया, मतलब उठ गया, तो ये एम्बोलाई कॉज करवा सकता है बॉडी के अंदर, तो
बहुत डेंजरस है। तो इसको भी खाने वाला कुछ होता है, एक सब्सटेंस जिसको हम प्लाज्मिन कहते हैं, उसको बहुत पसंद होता है ये ब्लड क्लॉट, बेसिकली फाइब्रिन बहुत पसंद होता है, तो ये उसको जो है एक्टिवेट इनएक्टिवेट फॉर्म में जो है वो डाल देता है फाइब्रिनोजन के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से फाइब्रोलाइसिस भी होती है और जो क्लॉट है वो डिग्रेड होता है बेसिकली। ये सारा कुछ किसके अंदर आता है, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के अंदर आता है। और ये वाला जो प्लाज्मिन है और फाइब्रोलाइसिस है ये टर्शरी हीमोस्टेसिस के अंदर आता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है हीमोस्टेसिस के बारे में। और हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कोagulation फैक्टर्स के बारे में।